तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स एच पर मार्कआउट सिलेबस जो मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो हम लास्ट पार्ट कवर करेंगे। हम पहले बोल दिए थे कि मैकेनिक्स में 3 पार्ट था। ये लास्ट वाला लेक्चर है, इसलिए एक्सप्लेन वाला लेक्चर है। इसके बाद मैं एक लेक्चर लाऊंगा जहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, ये लास्ट वाला लेक्चर है। ये अच्छे से तुम देखो, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, मैं अच्छे से समझा दूंगा। ओके, कि मैकेनिक्स में हम क्या 3 चीज देखे बोले थे। मैं मैकेनिक्स में हम बोले थे कि 3 चीज है। एक है मेरा वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। सेकंड है मेरा ओसिलेशन, एंड थर्ड है मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स। वेक्टर कैलकुलस में ऑलरेडी करा दिया हूँ, ओनली फॉर वन लेक्चर में। मैं वेक्टर कैलकुलस पूरा कवर कर दिया हूँ। जो नहीं देखे हो वो वेक्टर कैलकुलस देखो, वो वाला लेक्चर इजी है एंड आई थिंक समझ में आ जाएगा। सब चीज मैं पूरा डिटेल से कर दिया हूँ। और ओसिलेशन थोड़ा बड़ा था, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। 2 लेक्चर हुआ है यहाँ पर। ओके, और ओसिलेशन में मैं क्लासिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट करा दिया हूँ, जो है एफ इक्वल टू माइनस डेल भी। ये वाला क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है, जहां पर एफ है कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स। ये ओसिलेशन पार्ट 1 में लगता है मैं करा दिया हूँ। ओके, वो थोड़ा मेंटेन करना तुम लोग। ओके, तो ओसिलेशन में 2 पार्ट में किया हूँ। अगर ये सब चीज तुम लोग नहीं देखे हो तो सर्च करना कि इंजीनियरिंग फिजिक्स मैकेनिक्स वेक्टर कैलकुलस एक्सप्लेन इजी वे एंड सेम इंजीनियरिंग फिजिक्स मैकेनिक ऑसिलेशन पार्ट 1 इजी वे एंड देन पार्ट 2 इजी वे। ओके, ये हम करा दिए हैं। आज हम शुरू करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, तो फिजूल की बात ना करते हुए चलो शुरू करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो पहले हम कोई भी चीज पढ़ाने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन कुछ बोलेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर ज्यादा कुछ दिया नहीं है, फिर भी क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ कुछ दिया हुआ है। ये मैं तुम लोगों को समझा दे रहा हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। एक क्लासिकल मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स that describes the motion of मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो क्या डिस्क्राइब करता है, मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करता है। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरा, लाइक प्रोजेक्टाइल, ओके, मशीनरी, सेलेस्टियल बॉडीज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है तुम लोगों को पता चल गया। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर 2 फोर्स आता है। एक है मेरा कंजर्वेटिव फोर्स एंड सेकंड है मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो फिजूल की बात ना करते हुए डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ए फोर्स is said to be conservative force if the work done by the force on a particle along closed path is equal to 0। क्या बोल रहा है कि a force is said to be conservative force if the work done by the force on a particle
along closed path is equal to 0 if it is a conservative force, then कंजर्वेटिव फोर्स तब बोलेंगे जब इंटीग्रेशन विथ क्लोज पार्ट ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इक्वल्स टू 0। ओके, यही है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। एंड व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये है मेरा एग्जाम्पल। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, central force, spring force are conservative force. Okay, and work done in conservative force field depend only upon the initial and final point of the path. Okay, तो कंजर्वेटिव फोर्स मेरा क्या है समझ में आ गया। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है मेरा, कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है a force is said to be non-conservative if the work done in moving the particle from one position to other depend on path followed by particle। ओके, ये होता है मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है a force is said to be non-conservative if work done in moving particle from one position to other depends on path followed by the particle। फ्रिक्शनल फोर्स एग्जांपल क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, रॉकेट प्रोपल्शन, एयर ड्रैग फोर्स, टेंशन फोर्स, ये होता है मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, ये आ सकता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, एक्सप्लेन करो। ओके, तो तुम लोग पढ़ लेना। ओके, सो इसके बाद आएगा एक लॉ आएगा जो है कंजर्वेशन लॉ। तो कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, यहाँ पे हम कंजर्वेशन लॉ के अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालेंगे एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो चलो शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोगों को क्या मिलता है कि F इक्वल्स टू एम ए। एंड व्हाट इज F? F इज फोर्स, M इज मास एंड ए क्या है, ये मेरा एक्सीलरेशन है। और एक्सीलरेशन हम जानते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू dv वेक्टर बाय dt, ये हम जानते हैं, ऑब्वियसली जानते हैं। एंड सो F इक्वल्स टू m इंटू dv वेक्टर बाय dt हम कर दिए। और एक हम जानते हैं कि p वेक्टर इक्वल्स टू m वेक्टर v वेक्टर। ओके, सो d बाय dt ओके एंड m वेक्टर एंड v वेक्टर, सो dp वेक्टर बाय dt एंड F इक्वल्स टू dp वेक्टर बाय dt। ये समझ में आया। एंड F इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। सो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0, जब एक्सटर्नल फोर्स मेरा 0 होता है तब हमारा dp वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा, dp वेक्टर बाय dt इक्वल्स टू 0 होगा। सो dp वेक्टर इक्वल्स टू 0। सो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो dp वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो p वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही मेरा प्रूफ हो गया। ओके, तो क्या बोले हम कि लीनियर मोमेंटम p क्या है मेरा, p वेक्टर है मेरा लीनियर मोमेंटम। ओके, हम ये प्रूव कर दिए। यहाँ पे हम बोले ना कि कंजर्वेशन ऑफ, ये प्रूव हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, सॉरी हाँ, कंजर्वेशन लॉ में दो मोमेंटम को हम कांस्टेंट प्रूव करेंगे। ओके, एक मेरा एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी पहले जो किया है उसको बोल देते हैं। एक मेरा है
लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एल से, सॉरी लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, एल से क्यों, हाँ पी से डिनोट करते हैं। एंड इसको हम कांस्टेंट प्रूफ समझा दिए हैं, और हम पिछले स्लाइड में इसका प्रूफ हम तुम लोगों को समझा देंगे। ये सिर्फ मतलब जो लिखे हैं हम समझा दिए हैं। उसके बाद और एक डेरिवेशन करेंगे, ये वाला डेरिवेशन करने के बाद एक डेरिवेशन करेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है मेरा एल वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये दोनों प्रूव करने के बाद और एक चीज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो पढ़ाएंगे। ओके, सो फिजूल की बात ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पहले ना, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले करते हैं, उसके बाद करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो क्या बोले कि फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन second law we can write this f vector equals to m a vector. Okay, and then we can write this f vector equals to m into dv vector by dt, because we already know that a vector equals to dv vector by dt. Okay, and then we can write this a vector equals to d by dt, यहाँ पे हाँ d by dt m v vector, then f vector equals to d by dt p vector and m vector. Okay, then p vector equals to, we know that p vector equals to m vector v vector. Okay, हम जानते हैं कि p वेक्टर होता है, और p मेरा क्या है, p है मेरा लीनियर मोमेंटम, when f vector equals to 0, then dp vector by dt equals to 0. dp vector equals to 0, इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट मेरा आएगा क्या, कि p वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट, p वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये प्रूव हो गया कि लीनियर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट हुआ, ये प्रूव हुआ कि p वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम आएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट किए थे, अब कंजर्वेशन को, एंगुलर मोमेंटम को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, और l इक्वल टू हम क्या जानते हैं कि r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। p वेक्टर क्या है मेरा, p वेक्टर हम बोले थे कि ये है लीनियर मोमेंटम, और r वेक्टर क्या है मेरा, r वेक्टर है हमारा पोजीशन वेक्टर। ओके, कि r वेक्टर हम बोले थे r वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, एंड टाउ क्या है मेरा, टाउ है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो टाउ इक्वल्स टू डी एल वेक्टर बाय dt इक्वल्स टू d by dt क्रॉस
आर वेक्टर इंटू पी, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। सो ये है मेरा एल। ओके, ये एल वेक्टर इक्वल्स टू summation of I equals to 1 to n li equals to summation of I equals to 1 to n ri vector cross pi. Okay, then tau equals to rate of change of angular momentum, then d by dt li and d by dt ri pi. Okay, then as it is we can write this। जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक चेंज होगा। जो हम क्या जानते थे कि इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो एक डेरिवेटिव था, एक फॉर्मूला था ना कि एक फॉर्मूला था मेरा डी बाई डी टी यू भी एक फॉर्म था, u इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी यू बाई डी टी, एक फॉर्मूला था। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ कि समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 r इंटू डी पी आई बाई डी टी प्लस समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 पी आई वेक्टर क्रॉस डी आर आई वेक्टर बाई डी टी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ। ओके, देन डी आर वेक्टर बाई डी टी मेरा इक्वल्स टू यहाँ पे 0 होगा। ओके, डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल्स टू 0 होगा एंड डी पी आई वेक्टर इक्वल्स टू एफ आई होगा। ओके, एफ आई होगा। ओके, देन आर आई क्रॉस पी आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ, ये वाला आ गया एंड यहाँ पे 0 हो गया। देन यहाँ पे जो एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे ये शिफ्ट ये तुम लोग नोट करोगे। ओके, ये तुम लोग नोट करोगे। हम इसके बाद जो स्लाइड आएगा यहाँ पे तो हम समझा देंगे, ये तुम नोट करोगे। ओके, तो चलिए शुरू करते। ये तुम लोगों को नोट करने के लिए मैं लिख दिया हूँ। पहले नोट करो, उसके बाद जो समझाऊंगा वो समझने की कोशिश करो। ओके, सो देखो यहाँ पे। हाँ, अब शुरू करते चलो कि हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल वेक्टर से डिनोट करते हैं एंड रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। हम एंगुलर मोमेंटम को ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। आर वेक्टर मेरा क्या है, आर वेक्टर है मेरा पोजीशन वेक्टर, जहां पर आर वेक्टर इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड पी है मेरा लीनियर मोमेंटम। ओके, एंड व्हाट इज टाउ, क्या है मेरा, टाउ है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो डी एल वेक्टर बाय डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी इंटू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। सो टाउ क्या है, टाउ है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर momentum, rate of change of angular momentum. So then I can write this one. Okay, so L vector equals to summation of I equals to 1 to n Li vector equals to summation of
आई इक्वल्स टू 1 एन आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर हम लिख सकते हैं। अरे यहां से यहां आए, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ओके, देन यहां से अगर हम टाउ निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा कि टाउ वेक्टर इक्वल्स टू क्या है कि डी एल वेक्टर बाय डी टी इक्वल्स टू क्या होगा कि डी बाय डी टी समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 एन एल आई इक्वल्स टू क्या होगा मेरा समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू एन डी बाय डी टी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ है। तो इसको हम यू भी फॉर्म में ये आर आई सॉरी यहाँ पे आई होगा आर आई पी आई। ओके, क्योंकि यहाँ पे आई 1 से स्टार्ट होगा। ओके, सो टाउ वेक्टर इक्वल्स टू डी एल वेक्टर बाय डी टी इक्वल्स टू डी बाय डी टी समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 एन एल आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 एन ओके आर आई डी ए यू भी फॉर्म में हम डेरिवेटिव किए डी पी आई बाय डी टी प्लस पी आई वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर बाय डी टी। ओके, ये यू भी फॉर्म में हम डेरिवेटिव किए, अंडरस्टैंड। देन वी कैन राइट दिस। उसके बाद हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू डी एल वेक्टर बाय डी टी इक्वल्स टू मेरा क्या होगा इक्वल्स टू क्या होगा ये डी एल वेक्टर बाय डी टी इक्वल्स टू डी बाय डी टी समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 एन एल आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 एन आर आई वेक्टर डी पी आई मेरा क्या है एफ आई। ओके, यहाँ पे क्रॉस करो एफ आई प्लस 0। क्यों यहाँ पे जो अगर आर आई मेरा क्या है आर आई मेरा है पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू मेरा क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, जेड के कैप। सो डी आर आई वेक्टर टी के रेस्पेक्ट में हम अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ए ऑब्वियसली 0 होगा। ओके, ये सब 0 होगा। सो ए 0 हो गया मेरा। और एक बात, सो डी आर आई इक्वल्स टू डी आर आई वेक्टर बाय डी टी इक्वल्स टू मेरा 0 कैसे हुआ तुम लोगों को समझ में आ गया। और एक बात कि एफ आई इक्वल्स टू मेरा क्या होता है कि डी पी आई वेक्टर बाय डी टी। ओके, सो देन you can write this tau vector equals to dl vector by dt dl vector by dt equals to d by dt हम पूरा लिख सकते हैं d by dt equals to I equals to 1 and r I vector क्रॉस क्या होगा ये एफ आई वेक्टर। ओके, एफ आई वेक्टर। ओके, एफ आई वेक्टर। अगर यहाँ पे अब आएगा कि यहाँ पे अगर टाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर मेरा 0 हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो डी एल वेक्टर इक्वल्स टू मेरा 0 हो जाएगा।
डी एल वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉरी, डी एल वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो डी एल वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डी एल वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एल वेक्टर इक्वल टू मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। सो ये प्रूव हो गया। एल मेरा क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ओके, आई थिंक अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। ओके, सो चलिए इसके बाद हम क्या बोले कि क्या शुरू करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम शुरू करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम आई से डिनोट करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। एक रोटेटिंग बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है रोटेटिंग बॉडी का डेट क्वांटिफाइज, जो क्वांटिफाई करता है मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, किसी भी चीज का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, यही ए होता है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सिमेट्री तुम पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो वहां पे तुम ये पढ़ लोगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ ए वाला यहाँ पे एक प्रूव करेंगे, टी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पे आई होता है मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इजी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बुक से ये लेके चिपका दिया हूँ यहाँ पर। ओके, जो बुक है, तो m1 m2 and m3 dot 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 to mn are masses that constituted the particle of rigid body mass rotating about the xy axis, and velocity is an angular velocity omega and their distance rotation r1, एंड इसका रोटेशन क्या है r1 r2 r3 एंड ये है मेरा m1 m2 m3, ये है मास। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इंडिपेंडेंट है, जो जिसके मर्जी जहां पर रहना चाहिए वो है। ओके, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी हम क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि 1/2, सॉरी काइनेटिक एनर्जी हम क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं ई के इक्वल्स टू 1/2 mv²। ओके, एंड हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू, हम क्या जानते हैं, ओमेगा आर। सो ई के इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। सो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 करके हम लिख सकते हैं, उसके बाद समेशन करके ये लिख सकते हैं। ओके, देन आई इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया कि यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बाद में क्या हो गया, ये जो ये वाला पार्ट ये मेरा आई हो गया। सो इसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो